Hello friends, my name is Ritesh Agarwal and I welcome you again to the Hindu Analysis. As discussed with some of you, now we will come up with the weekly analysis. So every Saturday we'll come up with a video covering the most important events of the week. So let's get started. देखो सबसे पहले ये छोटा सा क्लिपिंग आपने देखा होगा न्यूज सेक्शन में, एनजीओज कैन नॉट गेट अनब्राइडल्ड फॉरेन फंड्स. ओके, दिस इज रिलेटेड टू जुडिशरी. हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली FCRA एक्ट से जुड़ी हुई है. ठीक है, तो बेसिकली एनजीओज ने एक पिटीशन फाइल की थी कि जो FCRA एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए 2020 में, दे आर रिस्ट्रिक्टिंग देयर अथॉरिटी टू यूटिलाइज द फॉरेन फंड्स कंट्रीब्यूटेड टू देम. अभी इसी को लेकर के बात चल रही थी एंड गवर्नमेंट सेड व्हाट दैट रिसीविंग फॉरेन फंड्स इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, इन्होंने कहा है कि एनजीओज हैव नो फंडामेंटल राइट्स टू रिसीव अनकंट्रोल्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन विदाउट रेगुलेशंस. ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा है कि एनजीओज जो भी फॉरेन फंड्स रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, उनको विदाउट एनी रेगुलेशन रिसीव करने का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है. एंड दैट इज वाई वी हैव अ रीजनेबल राइट टू put restrictions on them, and that's what we have done under FCRA Amendment Act 2020. ठीक है, so basically the petitions argued that amendments restricted the use of foreign funds. ये मैं आपके साथ बात कर चुका हूं. अब देखो FCRA एक्ट है क्या. तो FCRA एक्ट 2010 में लगाया गया था. इट इज बेसिकली टू रेगुलेट फॉरेन फंडिंग. ठीक है, एंड इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विच इज अंडर अमित शाह एज ऑफ नाउ. ठीक है, द एक्ट एंश्योर्स दैट द रेसिपिएंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस अडहियर टू द स्टेटेड पर्पस. मतलब अगर आपने बताया गया है कि ये जो फॉरेन फंड्स हैं ये इस पर्टिकुलर पर्पस में काम में लिए जाएंगे, तो उसी पर्पस में काम में लिए जाएं. ऐसा ना हो कि आप फॉरेन फंड्स रिसीव कर रहे हो और उसे किसी और मोटिव में, लेट्स से टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल कर रहे हो, या उसे इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की किसी भी स्कीम में इस्तेमाल कर रहे हो. ठीक है, तो एनजीओज कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर वेरियस पर्पसेस, सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, कल्चरल, विच कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ठीक है, अब ये एक्ट तो 2010 में आया था, बट इसका अमेंडमेंट एक्ट आया 2020 में, जिसको लेकर के सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है. 2020 अमेंडमेंट एक्ट में क्या प्रोविजंस थे. एक्ट बार्स पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशंस. पहली बात तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते. दूसरी बात, अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आप ऑथोराइज्ड हैं फॉरेन ट्रांसफर या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्टर रिसीव करने के लिए, तो आप इसे किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते जो कि रजिस्टर्ड नहीं है. मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता हु इज नॉट रजिस्टर्ड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. इसके अलावा आधार आपको देना पड़ेगा. आधार हैज बीन मेड मैंडेटरी. अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको आधार नंबर आपके पास होना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहां रिसीव किया जा सकता है. सिर्फ SBI की ब्रांच में, SBI की न्यू दिल्ली ब्रांच में आपको एक FCRA अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उस FCRA अकाउंट में ही वो पैसा रिसीव किया जा सकता है. और इसी क्लॉज को लेकर के सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों ने दिखाई है पिटीशन में कि भैया इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं लेट्स से एक NGO हूं जो मद्रास में बेस्ड हूं, लेकिन मुझे SBI दिल्ली में एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसमें अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना पड़ेगा. इट्स नॉट अ वेरी प्लॉजिबल थिंग. ठीक है, इसके अलावा 20% ऑफ टोटल फॉरेन फंड्स रिसीव्ड कुड बी यूज्ड टू कवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. तो लिमिट कम कर दी. पहले 50% फंड्स को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जा सकता था. अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के साथ ऐसा है ना, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं. आपने प्रिंटर खरीद लिया, आपने कुछ भी XYZ बियॉन्ड की सैलरी है, ठीक है, आपका टी कॉफ़ी एक्सपेंसेस हैं, पेंट्री एक्सपेंसेस हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्लेम किए जा सकते हैं. उनमें से ज़्यादातर के बिल्स भी आपके पास नहीं होते, तो इसमें बहुत सारी गड़बड़ की जा सकती है. इसीलिए इसकी लिमिट पहले 50% थी कि जितना भी आपके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसका 50% आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्लेम कर सकते हो. अब इसे कम करके 20% कर दिया गया था FCRA एक्ट 2020 में. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो जुडिशरी से रिलेटेड था. अच्छा, कुशीनगर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ. ठीक है, कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ पर है. उत्तर प्रदेश में है. इस एयरपोर्ट से जुड़े हुए मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं. ये यूपी का 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. ठीक है, अब इस एयरपोर्ट से इंडिया श्रीलंका रिलेशंस जुड़े हुए हैं. इस एयरपोर्ट से बुद्धिस्ट सर्किट करके गवर्नमेंट स्कीम जुड़ी हुई है. तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. और जिस दिन ये इनॉग्रेट हुआ उस दिन मोदी साहब ने एक और फंक्शन अटेंड किया, अभिधम्मा डे वाला. तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. कुछ एक हिंदू में कवर किए गए थे, कुछ एक नहीं किए थे, बट हम आज सब कुछ कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो नरेंद्र मोदी साहब इनॉग्रेटेड कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट
ठीक है। अब इसमें यूपी के सीएम थे, बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात श्रीलंका से एक पूरा अच्छा खासा डेलीगेशन था। उसके अलावा भी बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से डिप्लोमेट्स और बहुत सारे लोग थे, ठीक है। तो अ स्पेशल श्रीलंकन डेलीगेशन विच वाज लेड बाय नमल राजपाक्सा, ही इज द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर देयर मिस्टर महिंडा राजपाक्सा, ठीक है। तो नमल राजपाक्सा आए थे, इन्होंने मोदी साहब को भगवद गीता की एक कॉपी भी गिफ्ट की, विच वॉज अ ट्राइलिंगुअल, 3 भाषाओं में है ये, सिंघल जो श्रीलंका में बोली जाती है, सिंगलीज लैंग्वेज, तमिल और इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब ये कुशीनगर की बात हो रही थी तो ये भी कहा जा रहा था श्रीलंका विल प्रेजेंट 2 पेंटिंग्स, ठीक है, 2 पेंटिंग श्रीलंका की तरफ से इंडिया को पेंटिंग प्रेजेंट की जाएगी, विच वॉज ड्रॉन बाय द फेमस श्रीलंकन आर्टिस्ट सोलियास मेंडिस। एक पेंटिंग में महिंडा के बारे में बात की गई। महिंडा इज अशोका सन, महिंद्रा कहा जाता है, हमारे यहाँ श्रीलंका में महिंडा कहा जाता है। सो महिंडा सन ऑफ एम्परर अशोका डिलीवरिंग द मैसेज ऑफ द बुद्धा टू किंग देवनाम पियतिस्सा ऑफ श्रीलंका। तो देखो, बुद्धिज्म इंडिया से ही श्रीलंका में गया, ठीक है। तो जो अशोका के सन थे महेंद्र, और अशोका की जो डॉटर थी संघमित्रा, ठीक है, इनको कहा जाता है कि इन्हें सिलोन, श्रीलंका का जो पुराना नाम है सिलोन, वहाँ भेजा गया था बुद्धिस्ट मिशंस के थ्रू, और वहाँ से श्रीलंका में आज बुद्धिज़्म काफ़ी प्रोमिनेंटली फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो एक पेंटिंग तो महिंद्रा की है, ठीक है, महिंद्रा वहाँ बुद्धिज़्म का मैसेज देते हुए। दूसरी पेंटिंग संघमित्रा की है, जो डॉटर ऑफ अशोका थी, ये जो बोधि ट्री का एक सैपलिंग लेते हुए इनकी एक पेंटिंग है। तो ये दोनों पेंटिंग बनाई है फेमस श्रीलंकन आर्टिस्ट सोलियास मेंडिस की, और ये प्रेजेंट की गई, ठीक है। जैसा मैंने कहा, बुद्धिज्म वाज ब्रॉट टू श्रीलंका बाय महिंडा सन ऑफ अशोका। अब देखो, बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो 2014-15 में गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई थी, स्वदेश दर्शन स्कीम, और स्वदेश दर्शन स्कीम में उन्होंने बताया था कि कुछ थीमेटिक सर्किट्स बनाए जाएं, ठीक है। जैसे लेट्स से भगवान राम का एक सर्किट है कि उन्होंने जो अपनी पूरी जर्नी की थी फ्रॉम अयोध्या टू लंका, तो कहाँ कहाँ से होते हुए गए थे, ऑल दोज होली प्लेसेस। इसी तरह से अलग अलग 15 थीमेटिक सर्किट्स बनाए जाए, और उन 15 थीमेटिक सर्किट्स में से एक सर्किट जो आइडेंटिफाई किया गया 2016 में, वो था बुद्धिस्ट सर्किट, जिसमें गौतम बुद्धा से जुड़ी हुई जो भी होली प्लेसेस हैं, ठीक है, उन सबको लिस्ट किया गया था। अब इस बुद्धिस्ट सर्किट को इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल टूरिज्म सर्किट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंडिया से बाहर की भी जगह है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, गौतम बुद्धा जो बॉर्न हुए थे वो भी नेपाल में बॉर्न हुए थे, तो इट इंक्लूड्स प्लेसेस फ्रॉम नेपाल ऑल्सो, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च स्वदेश दर्शन स्कीम इन 2015 विद द विजन टू डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स। इन 2016 बुद्धिस्ट सर्किट वाज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 15 थीमेटिक सर्किट्स, एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट ट्रांसनेशनल टूरिज्म सर्किट। अब बुद्धिस्ट सर्किट में कौन कौन सी जगह है, ठीक है, इनमें आप देखें तो बोधगया, वैशाली और राजगीर बिहार में है, फिर कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है, और लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है। जैसा मैंने कहा, गौतम बुद्धा वाज बॉर्न एट लुम्बिनी, ठीक है। फिर कपिला वस्तु जो लुम्बिनी के पास में ही है, वहाँ वो रहे 29 ईयर्स की एज तक अपने किंगडम में, ठीक है। फिर देन ही अटेंड एनलाइटनमेंट इन बोधगया विच इज़ इन बिहार, ठीक है, बोधि ट्री के अंडर। देन ही गेव हिज फर्स्ट सेरेमन, उनका पहला प्रवचन जो उन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था, नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। ही टॉट इन द एरिया अराउंड राजगीर वेयर किंग बिम्बिसार जो मगध के किंग थे, उन्होंने इनके लिए मोनेस्ट्री बनवाई थी वहाँ पे, और उन्होंने अपने जीवन का गौतम बुद्ध बनने के बाद का ज़्यादातर हिस्सा श्रावस्ती में बिताया। एंड कुशीनगर क्यों फेमस है? बिकॉज कुशीनगर को महापरिनिर्वाण की जगह माना जाता है, मतलब जहाँ पे गौतम बुद्धा की डेथ हुई। ही डाइड अर्लियर, इट वॉज कॉल्ड कुशीनारा, नाउ ऑब्वियसली द नेम हैज़ बीन इवॉल्व टू कुशीनगर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जो 20 अक्टूबर द डे जब इनॉग्रेशन हुआ कुशीनगर एयरपोर्ट का, उस दिन को अभिधम्मा डे के तौर पर भी मनाया जाता है ना। अब अभिधम्मा डे का मतलब क्या होता है? ये वो दिन है जब वर्षावास खत्म होता है। वर्षावास मतलब जो मॉनसून का जो टाइम है, जिस दौरान जितने भी आपके मंक्स हैं या नन्स हैं, वो सब लोग जो हैं वो अपने मोनास्ट्री में रहते हैं या विहाराज में रहते हैं, तो वो पीरियड यहाँ पर ख़त्म होता है, एंड देन दे कैन मूव आउट। तो डे मार्क्स द एंड ऑफ 3 मंथ रेनी रिट्रीट वर्षावास फॉर बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स, ठीक है। तो अभिधम्मा डे भी उस दिन मनाया गया, और अभिधम्मा डे के सेलिब्रेशन में मोदी साहब शरीक हुए। और इसमें भी क्या खास बात थी, श्रीलंकन डेलीगेशन आया हुआ था कुशीनगर में, जिसमें 12 मेंबर होली रेलिक एंटूराज भी था, ठीक है। होली रेलिक्स का मतलब क्या होता है? जो अवशेष हैं, मतलब ठीक है, जो गौतम बुद्धा के रेलिक्स हैं, गौतम बुद्धा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं,
वो भी ये लोग लेकर के आए थे और इनको रियल रेलिक्स माना जाता है। इनमें बोन फ्रेगमेंट्स हैं, गौतम बुद्धा के एशेज हैं, उनके पास जो जूल्स थे वो हैं, तो वो ये लेकर के आए थे। श्रीलंका के बहुत फेमस टेम्पल के प्रीस्ट थे जिन्हें महानायक भी कहा जाता है, वास्कादोवा श्री सुबुद्धि राजविहारा टेम्पल के जो प्रीस्ट थे वो ये होली रेलिक्स लेकर के आए और मोदी साहब के साथ मुलाकात की। तो अभिधम्मा डे पर भी मोदी साहब वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो जब वो कुशीनगर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया, साथ साथ उन्होंने अभिधम्मा डे भी सेलिब्रेट किया। अगेन दिस इज़ वन एडिशनल अपडेट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ठीक है, देखो असम से जुड़ी हुई एक न्यूज़ आई कि असम के कैलेंडर में अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर ऑफिशियल कैलेंडर में यूज़ किया जाता है, जो हमारा शक संवत होता है, साका कैलेंडर, उसे यूज़ किया जाता है। और अब एक नया भास्करबदा ईरा को और ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब भास्करबदा ईरा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं अपन। तो ये किंग थे भास्कर वर्मन, ठीक है, जो कामरूप किंगडम में किंग थे और उनके रूलर बनने से इस एरा की शुरुआत होती है। ठीक है, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ हर्षवर्धना। ठीक है, हर्षवर्धना वॉज अ वेरी फेमस किंग इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो ये असम गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली डिक्लेयर किया कि शाका एरा और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा दे विल यूज भास्करबदा एरा टू द कैलेंडर्स ऑल्सो। इसके अलावा स्टेट विल हैव अ थीम बेस्ड कैलेंडर एवरी ईयर। ठीक है, और ये थीम जो है वो आसाम के वेरियस एस्पेक्ट्स पर होंगी, वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, कल्चर, कुजीन। ठीक है, तो आसाम के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हर साल एक नई थीम दे विल कम अप विद। अब देखो क्या फ़र्क है इस एरा में और ग्रेगोरियन कैलेंडर में और शाका कैलेंडर में, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा देखते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में डे स्टार्ट्स एट मिडनाइट। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो कैलकुलेशंस हैं वो इस तरीके से है कि दिन को उन्होंने मिडनाइट में शुरू होता हुआ माना है। बट ये जो एसएमईज कैलेंडर है, भास्करबदा एरा है, इसमें जो है डे बिगिन्स एंड एंड्स एट सनराइज ओवर 24 आवर्स। ठीक है, ग्रेगोरियन सोलर साइकिल पे चलता है, जबकि शाका कैलेंडर देखा जाए या भास्करबदा एरा देखा जाए तो ये लूनी सोलर सिस्टम कहा जाता है जिस पर ये काम करते हैं। और अगर हम टाइम डिफरेंस की बात करें तो भास्करबदा और ग्रेगोरियन में 593 ईयर्स का डिफरेंस। देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा है जो आप और मैं इन जनरल यूज़ करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च वाला जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। फिर शाका कैलेंडर कौन सा है जो आपका चैत्र, बैशाख, आषाढ़, ठीक है, फागुन, वो सारे जो मंथ्स है, हिंदी कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, वो आपका शाका कैलेंडर है। और अभी एक तीसरी डेफिनेशन भास्करबदा एरा इसमें आई है। अब देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ गाय कॉल्ड पोप ग्रेगरी 13th। ठीक है, इसीलिए इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। इट रिप्लेस द अर्लियर जूलियस सीजर का जो इंट्रोड्यूस्ड कैलेंडर था, जिसे हम जूलियन कैलेंडर भी कहते थे, उसको रिप्लेस करके पोप ग्रेगरी 13th ने ग्रेगोरियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे जैसा हमने कहा कि ये सोलर डेटिंग सिस्टम पे चलता है, हमने अभी बात की थी कि ग्रेगरी जो है वो सोलर डेटिंग सिस्टम पे चलता है और बाकी दोनों जो है वो लूनी सोलर सिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, तो 1582 में इन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करके जूलियस सीजर वाले कैलेंडर को रिप्लेस करके ग्रेगरियन कैलेंडर लॉन्च किया था। अब अगर हम साका कैलेंडर के बारे में बात करें तो इंडिया का ऑफिशियल नेशनल कैलेंडर इसे माना जाता है। इट बिगिन इन द 78th ईयर ऑफ द कॉमन एरा। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर CE एंड BCE, ठीक है, जो हम BC और AD को कहते हैं ना, उसको ही दूसरी भाषा में हम बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा कहते हैं। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लूनी सोलर, ये हमने बात कर ली थी। कैलेंडर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज, 12 मंथ्स। चैत्र इज द फर्स्ट मंथ, ठीक है, विच बिगिन्स ऑन March 22 जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, इसे इंट्रोड्यूस किया था मेघनाथ शाह ने। ठीक है, कैलेंडर रिफॉर्म्स कमिटी हेडेड बाय मेघनाथ शाह इंट्रोड्यूस द शाका कैलेंडर इन 1957। ठीक है, although it is deemed as a national calendar but it is hardly used। हम in general ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज करते हैं, बट in certain government communications, in certain all India radio broadcast for example follow साका कैलेंडर एंड टाइम। अच्छा देखो, ये एक बड़ा अपडेट न्यूज़ में आया कि इंडिया क्रॉसेस 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस। ठीक है, तो बड़ा धूम धमाका हो हल्ला इस पे हमारी रूलिंग गवर्नमेंट ने बचाया। 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेज हमने क्रॉस की। इसे यूनिसेफ ने भी अप्रिशिएट किया, इसे WHO ने अप्रिशिएट किया। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्मॉल फीट, बट एंड हाउ मच टाइम डिड वी टुक टू अचीव दिस? 9 months। 9 months के अंदर हमने 100 करोड़ डोजेस दी। इनमें कितनी फर्स्ट डोज, कितनी सेकेंड डोज है? ठीक है, तकरीबन 30% पॉपुलेशन को हमने फर्स्ट डोज दे दी है, फुल्ली वैक्सीन 30% पॉपुलेशन को हमने दोनों डोजेस दे दिए। एंड 707 मिलियन हैव हैड द फर्स्ट डोज। ठीक है,
अच्छा, इंडिया इज़ द सेकेंड कंट्री जिसने 100 करोड़ डोजेज दिए। इससे पहले चाइना ने ये काम कर लिया था जून में, बट चाइना में वैक्सीनेशन अगर आप देखें तो चाइना में कोविड आउटब्रेक भी काफ़ी पहले से शुरू हो गया था हमसे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑल्सो इल्यूमिनेटेड 100 मॉन्यूमेंट्स। तो इसे हमने कैसे सेलिब्रेट किया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया illuminated 100 monuments in the tricolor to celebrate the milestone of 100 crore COVID-19 वैक्सीन डोजेज। जो भी मेजर मॉन्यूमेंट्स थे उनमें तकरीबन 100 मॉन्यूमेंट्स को ट्राई कलर से सजाया गया, ट्राई कलर की लाइट्स में इल्यूमिनेट किया गया इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए, और एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया गया। ठीक है, अच्छा अब देखो रशिया इन दिनों न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? 2-3 वजह से न्यूज़ में है, एक आध तो हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो रशिया और नाटो में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया और यूरोपियन यूनियन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्यों चल रहा है? कॉन्फ्लिक्ट तो काफ़ी पुराना है, अभी थोड़ा टेंस ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया था, इन्वेड किया था 2014 में, और क्रीमिया उनसे छीना था, तब से यूरोपियन यूनियन में और रशिया में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और अब वो प्रॉब्लम्स और गहरा गई हैं। ठीक है, गहरा कैसे गई? नाटो ने पहले एक स्टेप लिया अभी थोड़े दिन पहले, जिसमें उन्होंने रशिया के कुछ मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया नाटो में, ये कह करके कि ये तो रशियन स्पाइज हैं। ठीक है, ये मेंबर्स के बेस में स्पाइज हैं, दे आर इंटेलिजेंस एजेंट्स। और ऐसे 8 मेंबर्स को उन्होंने October 6 दे हैव एक्सपेल्ड 8 मेंबर्स ऑफ रशियाज मिशन टू द नाटो, डिक्लेयरिंग देम एज रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। इसके जवाब में रशिया ने क्या किया है? रशिया ने भी नाटो से अपनी एक्टिविटीज़ वापस लेने के लिए अनाउंस कर दिया है। रशिया सेड दैट इट वुड हॉल्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक मिशन टू नाटो। ठीक है, तो रशिया विल नो लॉन्गर पार्टिसिपेट इन नाटो, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया, बट ऑफिशियल लेटर अभी भेजना बाकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो नाटो के जो भी मिलिट्री मिशंस हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस हैं जो रशिया में है, जो मॉस्को में है, उनका भी एक्रेडिटेशन खत्म हो जाएगा फ्रॉम November 1। तो उन्होंने कहा उनको जो भी जानकारी चाहिए दे कैन कॉन्टैक्ट हमारे जो नाटो में हेडक्वार्टर्स रहेंगे वहाँ से ले सकते हैं, नाटो में हमारी जो एजेंसीज रहेंगी वहाँ से ले सकते हैं। दे विल नॉट बी परमिटेड टू ऑपरेट इन रशिया। ठीक है, तो ये थोड़े डिफरेंसेस गहरा रहे हैं। ठीक है, देखो अभी हम देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, अगर आप पिछले हफ्ते का न्यूज़पेपर देखेंगे, पोलैंड के साथ प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, रशिया के साथ मैं आपको बता ही रहा हूँ, ब्रिटेन का ब्रेग्जिट हो ही चुका है, तो यूरोपियन यूनियन की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अच्छा नाटो के बारे में इसमें थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि नाटो अगेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिएट हुआ था 1949 में, और बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 30 कंट्रीज़ हैं, उनमें से 28 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, USA और कनाडा। ठीक है, मॉन्टेनीग्रो लास्ट कंट्री मेंबर कंट्री बना था 2017 में, हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी एक मेंबर पे अटैक करोगे पूरा नाटो आपसे लड़ने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट इनका है। ठीक है, तो नाटो कंट्रीज़ में अब रशिया भी एक पार्टिसिपेट है, तो प्रॉब्लम्स हैं। देखो इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो हिंदू में, इट वाज अबाउट US डिफेंस सेक्रेटरी जो ब्लैक सी के अराउंड की कंट्रीज़ को कह रहा था कि आप लोगों को यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि रशिया एग्रेसिवली मिलिटराइज कर रहा है ना। ये मैं आज वीडियो में तो कवर नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगी ये। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कंट्रीज़ लाइक जॉर्जिया, कंट्रीज़ लाइक बुल्गारिया, ठीक है, इन सबको भी एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि रशिया उस रीजन में बड़ा एग्रेसिवली मिलिटराइज कर रहा है। ठीक है, तो उस पर भी काफ़ी हल्ला हो रहा था। ठीक है, अब देखो रशियन ऑपोजिशन लीडर विंस टॉप EU प्राइज। तो यूरोपियन यूनियन, अब देखो रशिया और यूरोप में जो लड़ाई चल रही है उसको और गहरा करने वाला एक डिसीजन यूरोपियन यूनियन ने लिया। तो यूरोपियन यूनियन ने अपना जो टॉप ह्यूमैनिटेरियन प्राइज़ है वो रशिया के एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऑपोजिशन लीडर को दिया, जो कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कैंपेन रन करते हैं और फिलहाल जेल में। ठीक है, तो इम्प्रिजन्ड, ही इज ऑलरेडी इम्प्रिजन्ड, उन्हें ऑलरेडी जेल में डाल दिया गया है। इम्प्रिजन्ड रशियन ऑपोजिशन लीडर एलेक्सी नेवेल्नी वाज अवॉर्डेड यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज, जिसका नाम है सखारोव प्राइज। तो सखारोव प्राइज किसको मिला? एलेक्सी नेवेल्नी। कौन है ये व्लादिमीर पुतिन के पॉलिटिकल ओपोनेंट है, जिन्हें इम्प्रिजन्ड किया हुआ है। ठीक है, इनको पॉइजन कर दिया गया था एक नर्व एजेंट के साथ, और देन ही वाज अरेस्टेड एंड केप्ट इन जेल। तो इन्हें इनकी बहादुरी के लिए या इनकी इंडिपेंडेंट एक्टिविज्म के लिए ये अवार्ड दिया गया, बट दिस हैज अगेन रिलेशनशिप्स और ख़राब कर दिए यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में।
हाँ चलिए अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया और इजराइल में अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, ये इजराइल गए और इन्होंने 2-3 बड़े काम किए। एक तो इंडिया और इजराइल के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अटका हुआ था, वो मैटर इनसे सुलझ गया है। तो FTA टॉक्स वुड बिगिन इन नवंबर एंड कंक्लूड बाय जून 2022। तो हमने बात किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA के बारे में हम बात कर रहे थे, और अब इजराइल के साथ बात करें तो FTA टॉक्स वुड बिगिन इन नवंबर एंड कंक्लूड बाय जून 2022। पहले भी हमारे बीच में बात हुई थी, तकरीबन 200 गुड्स को लेकर के हम एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले थे, मगर वो उस समय बातचीत फाइनल नहीं हो पाई। अब हमने दोबारा रास्ता खोला है कि हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करें बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। इसके अलावा इजराइल हैज ऑल्सो अग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो देखो क्लाइमेट समिट होने वाला है, इस तरह के स्टेप्स अगेन थोड़ा बूस्ट देते हैं। तो इजराइल हैज ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडेड बाय इंडिया, हैविंग इट्स हेडक्वार्टर्स इन गुरुग्राम। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ एकदम सरप्राइज कि इंडिया, इजराइल, UAE और US लॉन्च्ड अ क्वाड फोरम। तो एक पुराना क्वाड है जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इंडिया है, USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, वो क्वाड, उसका ऑब्जेक्टिव इज लार्जली फोकस्ड ऑन अपोजिंग चाइना और लेट्स से काउंटरिंग चाइना इन इंडो पैसिफिक। ऐसा स्टेट नहीं करते बट लार्जली उसी के अराउंड है। ठीक है, बट ये जो है वो प्योरली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इंडिया, इजराइल, UAE एंड US। तो देखो इजराइल, UAE और US के बीच में अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, जो US ब्रोकर्ड द डील। तो अब इजराइल और UAE करीब आए, और अब इंडिया, इजराइल, UAE और USA के बीच में एक ये नया क्वाड फोरम डेवलप हुआ है, विच इज़ प्योरली इकोनॉमिक इन नेचर। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ये फोकस करेगा। अभी तक इतना अपडेट हमारे सामने आया है। तो इंडिया, इजराइल, UAE और यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये सारी जो बातें हुई है ये फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पर हुई है। तो इंडिया, US, इजराइल एंड UAE डिसाइडेड टू फॉर्म अ फोरम फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक कोऑपरेशन and to explore possibilities of joint infrastructure projects in the field of transportation, technology, maritime security and economics and trade. So this again can be a significant development. जैसे जैसे और डिटेल्स आती रहेगी हम इसको और अपडेट करते जाएंगे अपने नोट्स में। इंडियन टीम्स मीट्स तालिबान डेप्यूटी PM। देखो जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया उसके बाद से पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मली, आप ये कह सकते हैं, तालिबान की गवर्नमेंट को एड ऑफर किया, और अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी की अब अल्टीमेटली यही होने वाला है कि अफगानिस्तान इज़ इनटू द हैंड्स ऑफ तालिबान। एंड अभी पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात चल रही है। 2-4 अपडेट्स और भी आए थे। ठीक है, ये इंडिया से रिलेटेड था, इसलिए मैं इसके बारे में यहाँ पर अभी सेशन में बात कर रहा हूँ। अदरवाइज हम अपने नोट्स में देखेंगे कि पाकिस्तान ने सेपरेटली एड ऑफर किया है, यूनाइटेड नेशंस ने भी एक ट्रस्ट फंड बनाया है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी। इससे पहले शायद आप लोगों ने पढ़ा हो G20 ग्रुप्स की मीटिंग में यूरोपियन यूनियन ने अलग एड अनाउंस की थी। तो अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज तालिबान हैज टेकन ओवर अफगानिस्तान, तो दुनिया में जहाँ कहीं भी क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे जो नॉर्मल आम आदमी है उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो ही रही है, राइट। तो अफगानिस्तान में भी अभी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है। वहाँ पे काफ़ी सारे एसेट्स फ्रीज हो गए हैं, लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। तो अलग अलग तरीके से दुनिया में अलग अलग लोग मदद कर रहे हैं। और इंडिया ने भी अभी देयर इज़ अ 10 नेशन डेलीगेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया, देयर इज़ अ 10 नेशन स्टेटमेंट जो अभी मॉस्को फॉर्मेट मीट कहते हैं, मॉस्को फॉर्मेट मीट हुई। और मॉस्को फॉर्मेट मीट रशिया में हुई, जिसमें इंडिया भी था, चाइना भी था, पाकिस्तान भी था, रशिया भी था, और जो स्तान कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी और वो भी थी। और ऑब्वियसली तालिबान के भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे, मिस्टर सनाफी। तो उनके साथ ये मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में हमने एड ऑफ़र की उन्हें। तो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे वहाँ पे, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स JP सिंह, जो वहाँ पर मिले उनसे। और हम लोगों ने डॉक्यूमेंट साइन किया, 10 नेशन जॉइंट स्टेटमेंट, जिसने फिर वही जो हमारी पुरानी अफगानिस्तान से डिमांड्स हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वहाँ पर अफगानिस्तान सॉइल शुड नॉट बी यूज्ड एज अ टेरर हब, ठीक है, वो सारी बातें की गई। ठीक है, इसके अलावा बात की गई कि एक फंड बनाया जाए अगेन अफगानिस्तान की मदद के लिए, टू लॉन्च अ कलेक्टिव इनिशिएटिव फॉर एन इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस टू कलेक्ट फंड्स फॉर अफगानिस्तान इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। देखो मॉस्को फॉर्मेट ऐसा नहीं कि इस बार पहली बार मॉस्को फॉर्मेट मीट हुई है, 2017 से मीट हो रही है, और इस मीट में अल्टीमेटली अफगानिस्तान पे डिसीजन दिए जाते हैं। ठीक है, मॉस्को फॉर्मेट मीट पहले 6 कंट्री मैकेनिज्म के तौर पे एस्टैब्लिश हुई थी, जिसमें रशिया, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, चाइना और पाकिस्तान थे। एंड इट लार्जली एड्रेस अफगान इश्यूज। तो इसकी तीसरी मीटिंग थी, जहाँ तक मुझे पता है तीसरी मीटिंग थी जो मॉस्को फॉर्मेट मीट के अंडर हुई 2021 में। ठीक है,
ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट अपडेट। तो देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में ही था। पहले थोड़ा सा समझते हैं कि बेसिकली ये डेवलपमेंट है क्या। इस डेवलपमेंट में किया यह गया है कि पाकिस्तान, जो कि पहले भी ग्रे लिस्ट में था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, उसे मेंटेन किया गया। क्यों उसे अपग्रेड क्यों नहीं किया गया? उसे अपग्रेड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर्स थे या सुप्रीम कमांडर्स थे, उनके खिलाफ इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। हालांकि पाकिस्तान ने ज़्यादातर जो कमिटमेंट्स किए थे उनको पूरा किया है, बट फिर भी उनको कहा गया है कि अभी इतना सफिशिएंट एक्शन उन्होंने लिया नहीं है। इट इज येट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशंस वर बीइंग परस्यूड अगेंस्ट सीनियर लीडरशिप ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स। तो जब तक वो नहीं हो जाता तब तक उसे ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जून 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है FATF की। इसके अलावा इस मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया कि जॉर्डन, माली और टर्की, इन 3 कंट्रीज को भी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। हो सकता है आपके मन में आए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF है क्या, जो कि एक वैलिड क्वेश्चन है। या आपके मन में आए कि ग्रे लिस्ट होता क्या है, ठीक है, इसमें आने से क्या होता है, जो भी वैलिड क्वेश्चन है। तो ये सब बैकग्राउंड से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो बैकग्राउंड से जुड़े हुए क्वेश्चन के लिए थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च करनी पड़ती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, जिसमें 39 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, और इनका ऑब्जेक्टिव 2 चीज़ों को रोकना है। एक, टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवादियों तक पैसा ना पहुंचे। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। ये 2 तरह की लिस्ट मेंटेन करती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट मतलब वो कंट्रीज जो सेफ हेवन है इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। तो एक बार कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है और ये बेसिकली वार्निंग देने के लिए किया जाता है कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और अगर ग्रे लिस्ट वाली कंट्रीज़ किसी वजह से लगता है कि नहीं, इनके पास कोई डेफिशिएंसी है, या तो ये टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन ले नहीं रहे या ये ले ही नहीं सकते, इनके पास क्षमता ही नहीं है इतनी, इन दोनों में से कोई भी केस है, या तो इनएबिलिटी है या लैक ऑफ विलिंगनेस है, तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया तो क्या हो गया? अगर ब्लैक लिस्ट हुआ तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने के चांसेस पूरे हैं। अगर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो आपको दुनिया में IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसीज से हो सकता है पैसा ना मिले और दुनिया भर से इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएं, वो अलग। स्पेशली जो मेंबर कंट्रीज हैं उनसे तो पक्का इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान, जैसा मैंने कहा कि बहुत टाइम से ग्रे लिस्ट पर है और पाकिस्तान के हालात, इकोनॉमिक हालात और भी खराब है। तो दैट इज़ वाई पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट कि वो ब्लैक लिस्ट में ना आए, बट ग्रे लिस्ट से बाहर भी नहीं जा रहा, यानी इट इज़ नॉट डूइंग सफिशिएंट टू गेट आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट। अब ये एस्टैब्लिश हुआ था 1989 में, G7 समिट हुई थी पेरिस में, उस दौरान ये एस्टैब्लिश हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स भी पेरिस में ही है, OECD के हेडक्वार्टर्स जहाँ पर हैं। ठीक है, हर साल 3 बार इसकी मीटिंग होती है। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसे अपन कहते हैं FATF प्लानरी। तो इसकी हर साल में 3 बार मीटिंग होती है। प्रेसिडेंट का नाम है मार्कस प्लेयर। ठीक है, जैसा मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव्स मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। 39 मेंबर्स हैं, इंडिया भी एक मेंबर है। ठीक है, 2 लिस्ट हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट इंटरनेशनल स्फेयर में इस बार आया था। ठीक है, सिस्टम टू ट्रैक प्रिजनर्स ऑन पैरोल। तो देखो, बेसिकली ये एक एडवाइजरी है जो भी होम मिनिस्ट्री ने जारी की। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो भी ऐसे कैदी हैं जो पैरोल पे जा रहे हैं, जो लोग फरलॉ पे जा रहे हैं, जो प्री मैच्योर रिलीज हो रही है जिनकी, उनको ट्रैक करने की ज़रूरत है और उसके लिए उनकी रीसेंट फोटोग्राफ्स अपडेट कर देनी चाहिए। तो होम मिनिस्ट्री हैज एडवाइज्ड द स्टेट्स टू अपडेट द रीसेंट फोटोग्राफ्स। ठीक है, और ये फोटोग्राफ्स जो हैं वो अपलोड कर देनी है ई-प्रिजन्स पे और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेटाबेस में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कैदी मान लो प्री मैच्योर रिलीज है या पैरोल पे जा रहा है या इवन भाग जाता है, उस केस में एटलीस्ट आपके पास उसकी रीसेंट फोटोग्राफ तो होनी चाहिए। आप उसको पकड़ोगे कैसे, राइट? तो आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा और उसके लिए उन्होंने ये गाइडलाइन जारी की है कि आप उसकी एक रिसेंटली अपडेटेड फोटोग्राफ जो है वो ई-प्रिजन पे या इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे अपलोड कर दो। अब न्यूज़ अपनी जगह पे ठीक है, बट बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि ई-प्रिजन सिस्टम क्या है या इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेटाबेस क्या है। तो पहले अपन ई-प्रिजन प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। अगेन, जैसा नाम से पता चलता है कि प्रिजन्स से रिलेटेड जो चीज़ें उसे डिजिटलाइज किया गया है, उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। दिस प्रोजेक्ट एम्स एट कंप्यूटराइजेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्री। इसे डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक ई-प्रिजन MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है,
जो प्रिजन की डे टू डे एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन करता है, उनकी फंक्शनिंग को ऑनलाइन करता है। फिर नेशनल प्रिजन इंफॉर्मेशन पोर्टल, ये बाहर की दुनिया के लिए, जिसमें आपको प्रिजन से जुड़ी हुई सारी स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन शो करेगी। इट इज़ अ सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल शोइंग स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ वेरियस प्रिजन्स इन द कंट्री। ठीक है, तो आपको प्रिजन से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन, कितने सेल्स हैं, कितने कैदी हैं, वो सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, फिर कारा बाजार, ये भी एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है। कारा बाजार मतलब जो जेल में सामान बनाए जाते हैं कैदियों द्वारा, उनको आप ऑनलाइन खरीद सकते हो कारा बाजार के थ्रू। ठीक है, तो पोर्टल फॉर शोकेसिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन वेरियस प्रिजन्स ऑफ द कंट्री बाय इनमेट्स। तो ये भी एक इनिशिएटिव है जो ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट के तहत होता है। अब हो क्या रहा है, इस ई प्रिजन्स के डेटा को इंटीग्रेट किया जा रहा है बाकी पुलिस और कोर्ट के सिस्टम के साथ। इसीलिए इसे हम कहते हैं इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि क्रिमिनल की जो पूरी लाइफ साइकिल है, चाहे पुलिस ने उसे पकड़ा, कोर्ट ने उसे सजा दी, जेल में उसे रखा गया, इन तीनों के पास कैदी का डेटा है, इन तीनों के पास उस एक्यूज्ड का डेटा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में, और उसे एक जगह पर रखा जा सकता है ताकि तीनों उसे ऑपरेट कर सकें। ठीक है, तो इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड एनालिटिक्स ऑफ ऑल द पिलर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कंप्राइजिंग पुलिस, फॉरेंसिक, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट, प्रिजन्स। तो जहां कहीं भी कैदी से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सब इस पर अपलोड कर दी जाती है और सब एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। टू रिड्यूस एरर एंड टाइम टेकन इन शेयरिंग ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन which often lead to larger challenges like longer duration of trials, poor convictions, transit, loss of documents etc. तो इस तरह की किसी भी एग्जिजेंसी को हटा देने के लिए ये सिस्टम लगाया गया है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस डेटाबेस सिस्टम, जिसमें अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग पिलर्स जो हैं वो अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं और आपस में देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, ने एक अनाउंसमेंट किया, ही वांट टू लॉन्च अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब डोनाल्ड ट्रंप को खुद सोशल मीडिया ने बैन कर रखा है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को खुद फेसबुक ने, ट्विटर ने, दोनों ने बैन किया हुआ है आफ्टर द कैपिटल हिल इंसिडेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्या कहा इन्होंने कहा कि दुनिया भर में लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि तालिबान के लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात कह सकते हैं और एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट अपनी बात कह नहीं सकता, ये कैसा अत्याचार है। तो उन्होंने कहा कि क्या कोई इन बड़ी कंपनीज के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा मैं खड़ा हो सकूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैं खुद अपनी सोशल मीडिया कंपनी लॉन्च करूंगा जिसका नाम होगा ट्रुथ सोशल, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुल के अपनी बात रख पाएंगे। ठीक है, अब कितने लोग उनकी बात सुनते हैं वो एक अलग बात है, बट ही वांट टू लॉन्च हिज ओन सोशल मीडिया कंपनी ट्रुथ सोशल। उन्होंने कहा अगले साल एक्सपेक्टेड इज रोल ऐप इज एक्सपेक्टेड टू रोल आउट इन द यूएस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एक बीटा वर्जन अगले महीने लॉन्च हो जाएगा और फुल फ्लेजेड अगले साल तक लॉन्च करने का प्लान है। ठीक है, इसके लिए कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी होंगे। ट्रंप का अपना जो मीडिया ग्रुप है, ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप और डिजिटल वर्ल्ड एक्विजिशन ग्रुप एक हो जाएगा और ट्रंप मीडिया टेक्नोलॉजी ग्रुप को अल्टीमेटली एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बना दिया जाएगा, यानी उसके शेयर्स पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसा डिसीजन लिया गया। सो नाम याद रखना, ट्रुथ सोशल। ठीक है, लॉन्च बाय डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट अपडेट। देखो, अब डिफेंस के बारे में बात करेंगे तो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, मिलिट्रीज ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। ये एक्सरसाइज अलास्का में हुई। ठीक है, सो 17th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस बायलैटरल एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास गॉट अंडरवे एट अलास्का। अच्छा, क्या खास बात है इस एक्सरसाइज के बारे में कि ये अब इंडिया और यूएसए के बीच में एकमात्र बायलैटरल एक्सरसाइज बची है, क्योंकि इससे पहले इसके अलावा जो बायलैटरल एक्सरसाइजेस थी वो सब अब बायलैटरल से ट्रायलैटरल या क्वाड्रिलैटरल हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, मालाबार एक्सरसाइज जो है वो अब इंडिया और यूएसए के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड हो गए हैं। जापान 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ और ऑस्ट्रेलिया 2020 में। इसके अलावा जो कोप इंडिया स्कीम थी, जो कोप इंडिया एक्सरसाइज हुआ करती थी, जो एयर एक्सरसाइज हुआ करती थी, बायलैटरल एयर एक्सरसाइज, उसमें भी जापान एज एन ऑब्जर्वर स्टेट 2018 में इंट्रोड्यूस कर लिया गया है और सून में बिकम अ फुल फ्लेजेड मेंबर ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। तो इंडिया और यूएसए के बीच में अगर हम प्योरली बायलैटरल एक्सरसाइज देखा जाए तो खाली एक युद्ध अभ्यास बची है जो कि अभी हो रही थी इन अलास्का। ठीक है, ये डिफेंस रिलेटेड एक अपडेट हमारे पास आया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। अच्छा देखो, ये भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट हुआ। एक रशियन क्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया, वहाँ 12 दिन बिताए। इसमें एक डायरेक्टर थे, एक फिल्म एक्ट्रेस थी और इन्होंने स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 12 दिन शूटिंग की और फिर ये अर्थ पे लौट आए। तो ये पहली मूवी है जो कि शॉट इन स्पेस है। ठीक है, पहली मूवी जिसे स्पेस में शूट किया गया। मूवी का नाम है द चैलेंज और रशिया की क्रू थी जो वहाँ गई। तो एक रशियन एक्ट्रेस, एक फिल्म डायरेक्टर, मैंने बताया आपको, 12 दिन स्पेस स्टेशन पे बिताने के बाद आए। एक्ट्रेस का नाम है यूलिया पैरासिल्ड। ठीक है, और डायरेक्टर का नाम है क्लिम शिपेंको। ठीक है, ये लोग गए
इन्हें लेके गए जो कॉस्मोनॉट, देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, दुनिया भर में जो स्पेस में जाने वाले लोग हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, बट रशिया में जो पार्लेंस है वो अलग है, रशिया में कॉस्मोनॉट कहते हैं। तो इनको लेके जाने वाले कॉस्मोनॉट थे एंटोन शेपैकलेरोव, ठीक है। मूवी का नाम है द चैलेंज, और वापस जो इनको लेकर आए वो तो ओलेग नोवित्स्की, जो ऑलरेडी 6 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थे, ठीक है। इसका प्लॉट बेसिकली एक पेशेंट के ऊपर है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक डॉक्टर को लेके जाके सर्जरी वगैरह करवाई जाती है, ठीक है। खास बात यह कि जो मिशन इम्पॉसिबल के स्टार थे टॉम क्रूज, इन्होंने नासा और जो इलॉन मस्क हैं स्पेस एक्स के मालिक, इनके साथ मिलकर अनाउंसमेंट किया था कि हम इस तरह की एक मूवी बनाएंगे जो स्पेस में शूट की जाएगी, और उसे ये प्रोजेक्ट बीट कर सकता है अगर उससे पहले बन के तैयार हो जाए तो, ठीक है। तो दिस प्रोजेक्ट इज मोस्ट लाइकली टू बीट द हॉलीवुड प्रोजेक्ट। तो अगेन दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द स्पेस कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन बिटवीन यूएसए एंड रशिया, ठीक है। चलिए अब देखो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड क्लाइमेट मीट इन ग्लासगो। तो क्लाइमेट समिट होने वाली है COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में, मोदी साहब अटेंड करने वाले हैं, ठीक है। मोदी साहब जाएंगे। अब इसमें कुछ तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अपन देख लेते हैं कि हमने इससे पहले जो पेरिस क्लाइमेट समिट हुई थी उसमें क्या कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी, क्या चीज़ें हमने अनाउंस की थी, क्या हमारे NDCs थे, और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हिंदू में नहीं आया था, बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी विल ट्रेवल टू ग्लासगो ऑन October 31 टू अटेंड UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, ये मैंने पहले भी आप लोगों से बात की है, बट पर कैपिटा देखा जाए तो हमारा कंजम्पशन या एमिशन बहुत लोवेस्ट है, ठीक है। तो क्या हमने कमिट किया था 2015 में, वी विल इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज टू 40%, ठीक है। वी विल रिड्यूस और एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 35% ऑफ 2005 लेवल। वी विल क्रिएट अ कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन। तो कार्बन सिंक को छोड़ करके बाकी दोनों चीजें ऑन ट्रैक है। इसके अलावा वी ऑल्सो टुक अ टारगेट की टू इंक्रीज ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी टू 450 गीगावाट बाय 2030। इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस की है। 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी है, 100 गीगावाट का टारगेट तो खाली रिलायंस ने लिया है बाय 2030। तो 450 गीगावाट में ऑलरेडी 100 गीगावाट हम इंस्टॉल कर भी चुके हैं, ठीक है। तो वी आर प्रीटी मच ऑन ट्रैक ऑन दिस वन ऑल्सो। तो इंडिया सेड दैट इट इज द ओनली G20 कंट्री टू कीप इट्स क्लाइमेट गोल्स ऑन ट्रैक। अगर हम देखें G20 कंट्रीज की कमिटमेंट्स, तो इंडिया इज द ओनली G20 कंट्री टू कीप इट्स क्लाइमेट गोल्स ऑन ट्रैक। और बाकी देशों से जो डेवलपमेंटल एड आनी थी, ठीक है, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज ने कमिट किया था कि इतना पैसा हम देंगे, इतना टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर करेंगे, ना तो उन्होंने वो प्रोमिसेस पूरे किए, ना उन्होंने खुद के एमिशंस जितने कट करने थे वो पूरे किए। फिर भी सब नेट जीरो गा रहे हैं, ठीक है। सब कह रहे हैं इंडिया को भी नेट जीरो कमिट करना चाहिए, ठीक है। USA ने 2050 कमिट किया है, यूरोपियन यूनियन ने 2050 कमिट किया है, चाइना ने 2060 कमिट किया है, इंडिया ने भी कमिट नहीं किया। इंडिया इज येट इवैल्यूएटिंग, बट हु नोज कि इंडिया भी कमिट कर दे। तो 4th जनरल असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हुई। 4th जनरल असेंबली 18 से 21 अक्टूबर के बीच में हुई, और इसको प्रिसाइड किया हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह साहब। ही इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, जो गुड़गांव में जिसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। टोटल 108 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 74 मेंबर कंट्रीज थी, बाकी जो ऑब्जर्वर कंट्रीज थी वो थी। और हमारे जो US स्पेशल प्रेसिडेंशियल क्लाइमेट एनवॉय थे जॉन कैरी, जो कुछ समय पहले हिंदुस्तान आए थे, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इसमें, और की नोट एड्रेस जो है वो इन्होंने दिया, ठीक है। अच्छा, क्या अनाउंसमेंट्स हुए? कुछ बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इसमें हुए। 2 नए प्रोग्राम लॉन्च हुए, एक मैनेजमेंट ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक पैनल्स एंड बैटरी यूजेज वेस्ट, और फिर एक सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम। अब सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम का मतलब क्या है? जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसे पानी से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यूजिंग ईदर सोलर और विंड एनर्जी, उसकी कॉस्ट कम करने पे ये प्रोग्राम फोकस्ड है। जो नया हाइड्रोजन इनिशिएटिव है एम्ड एट इनेबलिंग द यूज ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एट अ मोर अफोर्डेबल रेट। अभी कितना? तकरीबन $3 से $6.5 के बीच की रेट आती है। यहाँ पर तकरीबन USD $5 माना गया है पर kg, जिसको कम करके $2 पे लगना चाहते हैं। आपको याद हो तो हमने RIL के विजन के बारे में बात की थी 111, जिसमें रिलायंस ने कहा था कि विद इन 1 डिकेड हम 1 kg हाइड्रोजन की कीमत करना चाहते हैं $1 तक, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिलहाल उसका एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन की अफोर्डेबिलिटी ही है। तो ये उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बारे में बात करता है।
इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज के साथ पार्टनरशिप करने की बात की। ये चाहता है कि सोलर एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के सिस्टम में तकरीबन $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हो टू मोबिलाइज $1 ट्रिलियन बाय 2030। 2030 तक इंटरनेशनल सोलर एजेंसी जो है वो $1 ट्रिलियन मोबिलाइज करना चाहती है 2030 तक सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज, दे विल वर्क विद वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टू डेवलप अ सोलर इन्वेस्टमेंट एक्शन एजेंडा एंड अ सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप विच विल बी लॉन्च्ड एट COP26। तो ये जो पूरा प्लान है $1 ट्रिलियन मोबिलाइज करने का, इसे क्लाइमेट समिट में शेयर किया जाएगा। इसके अलावा देखो, देयर इज अ वेरी एम्बिशियस मिशन। ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, OSOWOG ग्रिड कहते हैं इसको। बेसिकली पूरी दुनिया के लिए एक सोलर ग्रिड समझते हो ना, जहां से बिजली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत एम्बिशियस मिशन है। इंडिया ने इसे प्रपोज किया था। पहली जो इंटरनेशनल सोलर असेंबली हुई थी 2018 में, उसमें इसके बारे में बात की गई थी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल ग्लोबल ग्रिड फॉर सोलर एनर्जी वाज फर्स्ट आउटलाइंड एट फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर असेंबली इन 2018। It envisions building and scaling inter-regional energy grids to share solar energy across the globe। तो दुनिया भर में सोलर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर की जाए, ऐसा प्लान हमने सोचा था। और अब ये बात की जा रही है कि हमारा जो ये प्लान है यूके के ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के साथ क्लब करके वी ब्रिंग टुगेदर एंड फॉर्म अ यूनिफाइड ग्लोबल सोलर ग्रिड which aims to contribute to the collaborative development of resilient grids globally। तो ये भी प्लान जो है वो COP26 में जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो मिलकर के लेके आने वाले हैं। तो द यूके COP प्रेसिडेंसी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंसी ऑफ ISA आर एक्सपेक्टेड टू अनाउंस दिस कोलैबोरेशन इन COP26। तो ये एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट होने वाली है जो क्लाइमेट समिट के में डिस्कस की जाएगी। ठीक है, ऑलराइट गाइस, so let's wrap it on this note। I hope that you have got a fair idea of some important topics। देखो पूरे हफ्ते के सारे टॉपिक्स तो हम नहीं कवर कर पाए हैं इस वीडियो में, पॉसिबल भी नहीं है एक वीडियो में कवर कर पाना, बट वी हैव कवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आई विल शेयर द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद यू गाइज फॉर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।